हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। तो उसमें हम लोग आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ उस थ्योरी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा देर ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग उसे कहते हैं जिसमें क्या करता है, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का अगर निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, एक मतलब ये जो पदार्थ है किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण किया। क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का काम होता है जलना और ऑक्सीजन का काम होता है जलाना। जबकि ये दोनों रिएक्शन करके जब एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस पदार्थ का काम क्या होता है, बुझाना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पदार्थ, नया पदार्थ जो बनता है, उसका गुणधर्म क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, यानी H2O बना रहे हैं। चलिए अब देखिए, हमारे आसपास जो है रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी होती रहती है। तो जैसे में अगर पूछा जाए कि बताइए हमारे आसपास कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, दूसरा आग का जलना, तीसरा हमारे शरीर में भोजन का पचना, और चौथा हम जो श्वसन यानी सांस लेते हैं, वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं, ये हमारे आसपास क्या होती ही रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जंग का लगना, आग का जलना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, और हम जो श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सारे के सारे रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब आइए इसमें समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की भी अगर पहचान करना हो तो कैसे करें, कैसे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित लक्षणों द्वारा की जा सकती है। कौन कौन सा लक्षण है इसका, तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें या तो गैस का निकलेगा, यानी गैस निकलेगा, गैस का निकलना। दूसरा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन। तीसरा, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और गंध का बनना। इन सभी से पता चलता है कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा, या तो गैस निकलेगा, या तो उस पदार्थ के रंग में परिवर्तन आएगा, या तो ताप में परिवर्तन आएगा, या तो अवक्षेप का निर्माण होगा, और या उसमें गंध बनेगा। तो हम कहेंगे वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। उसकी पहचान इसी इन्हीं पॉइंटों द्वारा
किया जाता है। चलिए, अब आते हैं रासायनिक समीकरण। जैसा कि हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को समझा है, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग रासायनिक समीकरण को समझेंगे। तो आइए समझते हैं ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, यानी केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाता है। जो रासायनिक समीकरण होता है, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला अभिकारक होता है और उत्पाद जो होता है, ये दोनों को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आप लोग रासायनिक समीकरण को समझे होंगे। रासायनिक समीकरण सिंपल है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है और उत्पाद यानी प्रतिफल जो होता है, ये दोनों को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से क्या दर्शा देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि जो रासायनिक समीकरण तो हम लोगों ने समझ लिया, अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो रासायनिक समीकरण जो होती है वो उसे हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं, यानी वर्ड इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा जो रासायनिक समीकरण होता है उसे हम लोग सांकेतिक समीकरण कहते हैं, यानी सिंबॉलिक इक्वेशन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ड समीकरण किसे कहेंगे और उसके बाद समझेंगे कि सांकेतिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, शब्द समीकरण, कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शब्द समीकरण यानी वर्ड इक्वेशन किसे कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों में व्यक्त करना, शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसे हम लोग शब्दों में अगर व्यक्त कर दें तो वो जो समीकरण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार जो समीकरण को लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। ये जो हमने समीकरण लिखा है तो इस प्रकार से समीकरण को लिखना कौन सा समीकरण कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। आइए अब समझते हैं सांकेतिक समीकरण के बारे में, यानी सिंबॉलिक इक्वेशन के बारे में। तो सांकेतिक समीकरण किसे कहेंगे, तो सांकेतिक समीकरण का यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों, संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, सांकेतिक समीकरण कहलाता है। इसे भी हम लोग उदाहरण से समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे जो हमने एक समीकरण लिया था शब्द समीकरण, उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो उसी को अगर हम संकेत या सूत्र में लिख दें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O2, ये दोनों अभिक्रिया करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो इस प्रकार समीकरण को लिखने का क्या है, सांकेतिक तरीका है और इसको संकेत द्वारा लिख दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक समीकरण कहते हैं। तो अभी हमने समझा कि समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, एक शब्द समीकरण और एक होता है सांकेतिक समीकरण। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के कितने भाग होते हैं, तो उसी को समझते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के भाग, तो रासायनिक अभिक्रिया के जब समीकरण लिखा जाता है तो उसमें कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक को तो कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट और दूसरा जो भाग होता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं।
तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहला भाग समझेंगे। रासायनिक समीकरण का पहला भाग क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उदाहरण में जैसा कि आप यहाँ पे एक समीकरण देख रहे होंगे, इस समीकरण में भाग लेने वाला पदार्थ कौन है? जो पदार्थ भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाएगा, तो भाग तो यही दोनों पदार्थ ले रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों पदार्थ क्या कर रहा है? भाग ले रहा है और नया पदार्थ बना रहा है। तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। तो यहाँ पे जो Mg है और O2 है, वो क्या कहला जाएगा? अभिकारक कहला जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं प्रतिफल के बारे में, यानी उत्पाद के बारे में, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रतिफल हम लोग किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नया पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, Mg+O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाया गया, तो कौन सा नया पदार्थ बना? MgO बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ जो नया उत्पाद बन रहा है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए अब आइए आगे समझते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण था, उसको लिखने के कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। तो वही नियम को और रूल्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्र में लिखा जाता है। जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो होता है, उसे हम लोग किस चीज में लिख देते हैं? तो उसको सूत्रों या संकेतों में लिख देते हैं। उसके बाद अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। इसे यहाँ पे तीर का निशान जो होता है, तो अभिकारक जो होता है बाईं ओर। अभिकारक को हम लोग किधर लिखते हैं? बाईं ओर, इधर ही लिखते हैं। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। और उत्पाद की बात की जाए, तो उत्पाद को समीकरण के किस ओर लिखी जाती है? दाईं ओर। दाईं ओर कहे तो इधर। उत्पाद को इधर लिखी जाती है, उत्पाद को दाईं ओर लिखी जाती है। अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं कि दोनों के बीच तीर का चिन्ह लगाया जाता है। यानी अभिकारक और प्रतिफल जो होता है, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक को हम लोग किधर लिखते हैं? अभिकारक को बाईं तरफ लिख देते हैं। अभिकारक को किधर लिख देते हैं? बाईं तरफ लिखते हैं। और प्रतिफल को हम लोग लिखते हैं दाईं तरफ। प्रतिफल को किधर लिखते हैं? दाईं तरफ लिखते हैं प्रतिफल। अब देखिए, ये दोनों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो तीर के चिन्ह द्वारा। देखिए दोनों के बीच में तीर चिन्ह क्या किया जाता है? लगाया जाता है। दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है? तीर चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर अभिकारक एक से अधिक रहे, यानी योग करने के लिए, अगर अभिकारक को योग करना है, मतलब एगो और अभिकारक लेना है, या तो दो या दो से अधिक प्रतिफल बन जाए, तो वहां पे हम लोग धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अभिकारक और उत्पादों की अवस्था को ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस चीज में लिखते हैं? ब्रैकेट में। अगर सॉलिड रहेगा तो एस लिख देंगे, लिक्विड रहेगा तो आई लिख देंगे, गैस रहेगा तो जी लिख देंगे, और अगर विलियन रहेगा तो एक्यू लिखा जाता है। यानी अवस्था को, अभिकारक और उत्पाद की अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग ब्रैकेट में क्या करते हैं? इस प्रकार से लिख देते हैं। आई होप आप लोग रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को समझे होंगे। चलिए आइए यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं वही क्यों, उदाहरण से। उदाहरण से जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले हम यहाँ पे क्या ले लिए? जिंक ले लिए, और यहाँ पे ले लिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो यहाँ ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। चलिए, तो ठीक है, यहाँ सबसे पहले जो अभिकारक था, अभिकारक और प्रतिफल को हम लोग क्या करते हैं, सूत्रों द्वारा या संकेतों द्वारा लिखते हैं, पहला नियम था। दूसरा में क्या था कि जो अभिकारक होता है उसे हम लोग किस ओर लिखते हैं, उसे हम लोग समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये समीकरण के किस ओर लिखा हुआ है, बाईं ओर, जबकि उत्पाद को समीकरण के किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है, समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। और अगर अभिकारक दो या दो से अधिक रहे तो उसके बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर प्रतिफल दो या दो से अधिक रहे तो उसके बीच भी धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और तीर का जो चिन्ह है यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। इसके साथ साथ इसमें हम यह समझेंगे कि इन जो पदार्थ भाग ले रहा है उसकी अवस्था को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, अगर सॉलिड रहेगा तो एस लिखना है, लिक्विड रहेगा तो ए क्यू लिखना है, यानी सॉरी, लिक्विड रहेगा तो आई लिखना है, और बिलियन रहेगा तो ए क्यू लिखना है, और अगर जी गैस रहेगा तो क्या लिखना है, जी लिखना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिंक जो है, ये जिंक जो है, जिंक में यहाँ जिंक के बगल में ये जो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ एस, इससे पता चलता है कि जिंक जो है वो सॉलिड है, यानी इसकी जो अवस्था क्या है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था है। एक क्यू, तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है, विलयन है। फिर यहाँ पे जिंक सल्फेट, ये भी क्या है, विलयन है, क्योंकि ये क्यू लगा हुआ है। और H2 जो है वो क्या है, गैस है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी अवस्था को भी दर्शा सकते हैं समीकरण के साथ साथ। अब यहाँ पे देखिए इसका विवरण है कि जिंक जो है और H2SO4 है, जो क्या है, अभिकारक है, और इसे किस ओर लिखा गया है, बाईं ओर लिखा गया है। और जिंक सल्फेट और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, उत्पाद है, जिसे दाईं ओर लिखा गया, यानी दाईं मतलब इधर लिखा गया है। चलिए, अब तीर चिन्ह से अभिकारक और उत्पाद क्या अलग किए जाते हैं, तीर चिन्ह से किसे अलग किए जाते हैं, तो अभिकारक और उत्पाद को, अभिकारक और उत्पाद को। चलिए, आज हम लोगों ने जितना भी थ्योरी पढ़े हैं उन सभी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया का सही परिभाषा क्या है। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि जब कोई पदार्थ जलता है, जब पदार्थ भौतिक रूप से बदलते हैं। ऑप्शन सी में है जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। और चौथा है जब जब कोई पदार्थ घुलता है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा है उस परिभाषा में हम यही बताएं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाला पदार्थ बनाता है तो उसे ये हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। तो दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी यहाँ पे 4 गो ऑप्शन है और उन ऑप्शन में चुनना है कि कौन जो अभिक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आइए समझते हैं। दूध का फटना, ऑप्शन ए में क्या है, दूध का फटना। और ऑप्शन बी में क्या है, लोहे का जंग लगना। और ऑप्शन सी में बर्फ का पिघलना। और ऑप्शन डी है भोजन का पचना। तो जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि दूध का फटना जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे का जंग लगना ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है।
और भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो कौन जो है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि बर्फ का पिघलना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसका आप जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 3। तो इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना गैस के निकलने से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है? यानी निम्न में से कौन सी घटना है जो गैस के निकलने से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैस निकलता है, जिसमें गैस निकलता है? तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि रोटी का बनना, चाय बनाना, सोडा खोलते समय बुलबुले निकलना, और चौथा क्या है ऑप्शन डी में पानी का उबालना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सोडा खुलते समय बुलबुले निकलना। ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसकी पहचान मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? गैस निकलता है। इस घटना में क्या निकलती है? गैस निकलती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में शामिल नहीं है। कौन ऐसा ऑप्शन है इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में शामिल नहीं है? तो आइए समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में शामिल क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि गैस का निकलना, जो कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करवाता है। ये तो सही है। ऑप्शन बी में ताप का परिवर्तन, इससे भी पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना जाता है ताप के परिवर्तन से भी। और ऑप्शन सी में है द्रव्यमान में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, द्रव्यमान में वृद्धि। द्रव्यमान में वृद्धि क्योंकि इसमें गैस का निकलना और ताप का परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, ये सारे जो के सारे जो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान इनसे होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किससे नहीं होती है? तो द्रव्यमान में वृद्धि से। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कह रहा है? तो 5 जो है उसमें कहा जा रहा है कि शब्द समीकरण में पदार्थों को कैसे दर्शाया जाता है? जो शब्द समीकरण होता है उसमें पदार्थों को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है चिन्हों द्वारा, ऑप्शन बी है सूत्रों द्वारा, ऑप्शन सी है शब्दों द्वारा, और ऑप्शन डी है संख्याओं द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका फटाफट जवाब दीजिए कि जो 5वां क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि शब्द समीकरण में हम लोग पदार्थों को शब्द के द्वारा ही दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? शब्द के द्वारा ही दर्शाते हैं। संख्याएं द्वारा तो किसी भी समीकरण को दर्शाया नहीं जाता, और सूत्र द्वारा दर्शाया जाता तो वो तो समीकरण कहला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें शब्द समीकरण की बात कही जा रही है। तो शब्द समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसमें पदार्थों को हम लोग किस रूप में दर्शाते हैं? किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो शब्दों द्वारा दर्शाते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न में कह रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो ये किस प्रकार का समीकरण? ये जो समीकरण ऊपर में लिखा गया है ये किस प्रकार का समीकरण है? आपका ऑप्शन ए है सांकेतिक समीकरण, ऑप्शन बी है रासायनिक समीकरण, ऑप्शन सी है शब्द समीकरण, और ऑप्शन डी है यौगिक समीकरण। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो समीकरण लिखा हुआ है वो कौन सा समीकरण है? शब्द समीकरण है। कौन सा समीकरण है? शब्द समीकरण है। चलिए अब आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? तो इसमें कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को सरल और संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? अगर हम रासायनिक समीकरण को सरल और संक्षिप्त रूप में लिख दें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अभिक्रिया कहेंगे, ऑप्शन बी संयोग, ऑप्शन सी संतुलन, और ऑप्शन डी सांकेतिक निरूपण। इसका सही आंसर क्या होगा?
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सरल और संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सांकेतिक। क्या कहते हैं? सांकेतिक निरूपण। सांकेतिक निरूपण वह कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आठवां जो प्रश्न है, आठवां प्रश्न में क्या कह रहा है कि आठवां प्रश्न में कहता है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है ए उत्पाद, ऑप्शन बी है अभिकारक, ऑप्शन सी है मिश्रण और ऑप्शन डी है अपवर्तन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, रुक जाइए, ये जो क्वेश्चन था 8 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ तो भाग लेने की बात की जा रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिकारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का संकेत है? रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। चलिए इसका ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है कि तापमान का समान रहना। क्या यह रासायनिक परिवर्तन का संकेत है? तो बिल्कुल नहीं। जब तापमान समान होगा तो उसमें रासायनिक परिवर्तन का संकेत वह नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ। बी में कहता कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ यानी वहां पे रासायनिक परिवर्तन हुआ ही नहीं। और ऑप्शन सी में कह रहा है गैस का निकलना, और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? केवल रंग का एक जैसा रहना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो रासायनिक परिवर्तन का संकेत इसमें सिर्फ एक ही होगा। वो क्या होगा बच्चों? तो वो होगा गैस का निकलना, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? गैस का निकलना। क्यों? क्योंकि गैस का निकलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है उसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समीकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समीकरण का उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी है, उसके बाद ऑप्शन सी है और उसके बाद ऑप्शन डी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें कहा जा रहा है शब्द समीकरण का उदाहरण बताना है कि शब्द समीकरण कौन है। तो इसमें शब्द समीकरण साफ दिख रहा है। शब्द समीकरण को हम लोग शब्द के रूप में लिखते हैं, तो शब्द के रूप में कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर ध्यान से हम लोग पढ़ें तो इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण में अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? अगर हम लोग जब समीकरण में लिखते हैं तो उसमें अभिकारक को हम लोग किस ओर लिखते हैं? आपका ऑप्शन ए है दाईं ओर, ऑप्शन बी है बीच में, ऑप्शन सी है बाईं ओर और ऑप्शन डी है ऊपर। तो चलिए बताइए समीकरण में अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कि अभिकारक को हम लोग बाईं ओर लिखते हैं। समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। लेकिन अगर उत्पाद की बात करता तो उत्पाद को हम लोग समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं, समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए इसमें समझते हैं। तो इसका आंसर इस प्रश्न जो है इस प्रश्न में क्या कह रहा है पहले तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का सही सांकेतिक समीकरण है। इसमें चूज करना है कि कौन सा सांकेतिक समीकरण जो है वह सही है।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 4 गो सांकेतिक समीकरण लिख दिया गया है, लेकिन इसमें से सही कौन है उसी को हम लोगों को इसमें चूज़ करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा उसे समझते हैं सबसे पहले। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी को लग रहा होगा कि सारा जो ऑप्शन है वो तो सेम है, लेकिन बिल्कुल नहीं। सभी जो है समीकरण सही नहीं है, बल्कि इसमें से 3 जो समीकरण है वो गलत है और मात्र एक ही सांकेतिक समीकरण है जो सही है। तो सही जो समीकरण है वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी। कैसे? तो आइए इसको समझते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं और सिंबल जो हैं सभी के सभी तो इक्वल ही है, लेकिन यहाँ पे बराबर का साइन है जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो उसमें इक्वल का चिन्ह होता ही नहीं। अगर हम ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो इसमें इस प्रकार से दिया गया जो कि भी गलत है। ये भी क्या है? गलत है। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो इसका डायरेक्शन ही क्या है? तीर के निशान का डायरेक्शन ही क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का क्या अर्थ होता है? कि जो तीर चिन्ह रासायनिक समीकरण में दिया जाता है उसका अर्थ क्या होता है? चलिए तो आपका ऑप्शन है ए, अभिकारक और उत्पाद बराबर है। ऑप्शन बी, यह एक समीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। और ऑप्शन डी है कि संयोग का संकेत देता है। चलिए तो इसका तीर चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो तीर चिन्ह का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो चलिए इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्यों ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे तीर का जो चिन्ह होता है उसका अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रिया की दिशा को यह क्या करता है? दर्शाता है। प्रतिक्रिया को दिशा को दर्शाता है कि प्रतिक्रिया किधर हो रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय एस का प्रयोग किसके लिए होता है? जैसा कि हमने बताया कि जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो उसमें उसकी अवस्था को हम लोग कुछ चिन्हों द्वारा क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट में लिख करके दर्शा सकते हैं। तो उसी में से कह दिया है कि एस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? आपका ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है द्रव और ऑप्शन डी है विलयन। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी ठोस। ये जो एस का प्रयोग होता है वो सॉलिड के लिए होता है, और अगर आई का प्रयोग पूछेगा तो वो लिक्विड के लिए होता है। आई का प्रयोग किसके लिए होता है? लिक्विड के लिए होता है। और गैस के लिए जी का प्रयोग होता है, और विलयन जो होगा उसके लिए प्रयोग क्या होगा? एक क्यू का होगा। इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यानी 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जो समीकरण में कौन कौन से अभिकारक है? ये जो समीकरण लिखा हुआ है बच्चों इसमें अभिकारक कौन कौन है? आपका ऑप्शन ए है मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिकारक है। ऑप्शन बी में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। ऑप्शन सी में केवल ऑक्सीजन अभिकारक है। ऑप्शन डी में केवल मैग्नीशियम अभिकारक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो दाईं ओर बाईं ओर जो लिखा जाता है, तीर चिन्ह के बाईं ओर जो लिखा जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। तो जो अभिकारक है, अभिकारक कौन कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीशियम होगा और ऑक्सीजन होगा। तो बच्चों आज का वीडियो यही तक। अगर आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, और आप लोगों को ठीक इसी प्रकार से थ्योरी और प्लस में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। थैंक यू।